अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू talimdost.com। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 4 द सेल के नाम से है। इस चैप्टर में हम सेल को स्टडी करने जा रहे हैं, सेल को देखने जा रहे हैं कि सेल के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सेल, जिसे आप जानते हैं कि ये एक ज़िंदगी का बुनियादी यूनिट है। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बारे में हम देखेंगे कि सेल कैसे काम करता है, आपकी बॉडी के फंक्शन को कैसे मेंटेन करवाता है और स्ट्रक्चर कैसे बनाता है। तो ये तमाम स्टडीज हम आगे करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसमें हम कुछ इब्तदाई मालूमात हासिल करेंगे। फिर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखेंगे, जो कि सेल वॉल की सेल की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बेसिकली ये तमाम चीज़ें सेल के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो कि सेल की दीवार का काम करती है, इसको बाहर के चीज़ों से बचाती है। सेल वॉल बेसिकली सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। ओनली प्लांट्स एंड फंजाई हैव सेल वॉल्स। एनिमल्स या बैक्टीरियाज के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। उसके बाद हम साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। साइटोप्लाज्म बेसिकली सेल के अंदर पाए जाने वाला लिक्विड है, एक ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर सेल के तमाम कंपोनेंट्स तैर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए बनाए जाने वाला मुकम्मल सिस्टम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। उसके बाद हम राइबोसोम की बात करेंगे। राइबोसोम्स सेल के अंदर मौजूद छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं, जिनका काम प्रोटीन की तैयारी है। सेल के पास बहुत से फंक्शंस तैयार करने हैं, सेल ने बहुत से फंक्शन परफॉर्म करने हैं। इन तमाम फंक्शंस के अंदर कुछ ना कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं। बहुत सी प्रोटीन्स एंजाइम की शक्ल में, हार्मोन्स की शक्ल में और डिफरेंट तरह से कामों में इस्तेमाल होती हैं। तो ये तमाम प्रोटीन्स राइबोसोम्स तैयार करते हैं। इनकी तैयारी की इंफॉर्मेशन डीएनए से आती है। ये तमाम चीज़ें आप आगे जाके पढ़ने वाले हैं। गोल्जी एपरेटस, ये भी सेल के अंदर मौजूद एक एपरेटस है। एक साइंटिस्ट गोल्जी के नाम पे इसका नाम रखा गया और ये उन्हीं ने डिस्कवर किया था। चलें इनको हम डिटेल में देखते हैं। द फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन। इसका तारुफ क्या है? सेल को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं कि तमाम ऑर्गेनिजम्स, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके जिस्म सेल से मिलकर बने हुए हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होती है, जिन्हें हम यूनिसेलुलर के नाम से जानते हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बहुत से सेल्स मौजूद होते हैं। तो सेल्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। यानी कि ये वही यूनिट है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जिस्म का स्ट्रक्चर भी डेवलप करता है और उसके अंदर फंक्शन भी परफॉर्म करवाता है। हमारी बॉडी में बहुत से काम चल रहे हैं, बहुत से प्रोसेसेस चल रहे हैं, बहुत से फंक्शंस चल रहे हैं। इन तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करने वाली चीज़ बेसिकली सेल है। अगर आप एक स्टमक की एग्जांपल लें, एक स्टमक के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने का काम क्या रहता है, फूड को हजम क्या रहता है, तो उसके अंदर भी बेसिक लेवल पे सेल्स इन्वॉल्व हैं। मसल्स के सेल्स मिल के काम करते हैं, मिल के मूव करवाते हैं, तो आपकी पूरी बॉडी का ऑर्गन मूव करता है। इसी तरह से सेल्स मिल के सिक्रीशंस करते हैं, तो हमें कुछ फ्लूइड्स निकलते हुए नजर आते हैं। तो सेल ही को हम कहते हैं कि ये आपकी बॉडी का बेसिकली स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो कि स्ट्रक्चर को कायम किए हुए है, और फंक्शनल यूनिट भी सेल ही है। यानी कि बॉडी के तमाम स्ट्रक्चर को कायम करने का काम सेल का है। आपका जितना भी स्ट्रक्चर है वो सेल से बना हुआ है और फंक्शंस भी सेल परफॉर्म करवा रहे हैं। बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। यूनि मीन वन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल है। जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी में बहुत से सेल्स मौजूद हैं। मल्टी मीन मैनी एंड सेलुलर मीन मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी बहुत से सेल से बनी हुई है, उन्हें हम मल्टी सेलुलर का नाम देते हैं। The cell is the smallest unit that carry out all activities of life. सेल बहुत छोटा सा यूनिट है जो कि जिंदगी की या आपकी लाइफ की तमाम फंक्शंस को, तमाम एक्टिविटीज को चलाता है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक दीवार में बहुत सी ईंटें लगती हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स मौजूद हैं और इन ब्लॉक्स को हम सेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स
ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बेसिकली सेल्स हैं और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलते हैं और मिलके बहुत कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बना देते हैं। फिर हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की, कि सेल की डिस्कवरी कब की गई, सेल को डिस्कवर कब किया गया। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ फैक्ट्स आते हैं, कुछ हकाइक आते हैं। सेल की डिस्कवरी का ताल्लुक बेसिकली किसी माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से है। चूंकि सेल बहुत छोटा है, इसे आम आंख से देखना मुमकिन नहीं है, तो सेल की डिस्कवरी तब तक नहीं हो सकी जब तक हमारे पास कोई मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर नहीं हुआ। जैसे ही एक सिंपल माइक्रोस्कोप का आगाज हुआ, साइंटिस्ट ने अपनी क्यूरीज की बुनियाद पे दो शीशों को, दो लेंस को जोड़ के चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो हमें पता चला कि बेसिकली आपके इस बॉडी के अंदर बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट मौजूद हैं। एंड रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। रॉबर्ट हुक वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में पहला सेल देखा, और ये सेल बेसिकली कॉर्क के स्लाइस में देखा गया। कॉर्क इज अ टाइप ऑफ वुड, तो कॉर्क का स्लाइस, बहुत बारीक सा थिन स्लाइस काटा गया और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर रखा गया और ऑब्जर्व किया गया। तो कुछ इस तरह की इमेज आपके सामने आती है कि आपने देखते हैं कि ये कॉर्क की जो वुडन स्लाइड है ये बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बनी हुई है। इन कंपार्टमेंट्स का मकसद ये है कि सेल्स के अंदर, कि इस टिश्यू के अंदर, आपकी इस प्लांट बॉडी के अंदर बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं और इस एक एक कंपार्टमेंट को हम सेल का नाम देते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि बहुत से छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, बहुत से छोटे छोटे सेल्स मिलते हैं और मिलके एक पूरा साइज बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि तमाम ऑर्गेनिजम्स की बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलके बनी हुई है। इसी बात को बुनियाद बनाते हुए हम ये कहते हैं कि तमाम ऑर्गेनिजम्स की बॉडी सेल से बनी हुई है। तो इसी तरह से सेल आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाता है। तो रॉबर्ट हुक ने बेसिकली एक शुरुआत कर दी सेल को डिस्कवर करने में। जब उन्होंने देखा कि इसके अंदर बहुत छोटे से कंपार्टमेंट मौजूद हैं, तो कंपार्टमेंट के वर्ड से ही इसको सेल का नाम दे दिया गया। बेसिकली सेल का मतलब खाना है, डब्बा या खाना, कंपार्टमेंट भी कह सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे छोटे छोटे कंपार्टमेंट नजर आए, तो इसीलिए हमने इनको सेल्स का नाम दे दिया गया। ये सेल जिस माइक्रोस्कोप से देखा गया, वो माइक्रोस्कोप कोई बहुत ज्यादा एफिशिएंट माइक्रोस्कोप नहीं थी। डेट वाज बेसिकली रफ माइक्रोस्कोप, तो जिसे क्रूड माइक्रोस्कोप का नाम दिया गया। इस माइक्रोस्कोप से हम सिर्फ सेल्स की एक शक्ल देख सके, लेकिन सेल के अंदर क्या है, सेल होता कैसा है, इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल्स नहीं देख सके। तो इसी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, शहद के छत्ते के कंपार्टमेंट्स जैसा स्ट्रक्चर सेल कहलाया और सेलुले और सेल्स इनको नाम दे दिया गया। तो ये फर्स्ट टाइम डिस्कवरी थी कि सेल्स को किसने देखा और किस तरह से ऑब्जर्व किया। इसके बाद एक सिलसिला चल निकला, मुख्तलिफ साइंसदानों ने इस पे काम शुरू कर दिया, मुख्तलिफ तरह से स्टडीज की गई और स्टडीज के बाद हम आज के मौजूदा लेटेस्ट नॉलेज तक पहुंचते हैं कि सेल के अंदर बहुत सी चीजें हैं, बहुत से ऑर्गेनाइज हैं और सेल के अंदर भी एक पूरा जहान आबाद है। इसके बाद हम देखते हैं कि और बहुत से साइंटिस्ट थे, जिसमें लॉरेंस ओकन्स एक बहुत प्रोमिनेंट नाम है। 1850 में लॉरेंस ओकन कहते हैं कि तमाम ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए हैं। लॉरेंस ओकन स्टडी करते हैं और बताते हैं कि लिविंग बीइंग्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, वो तमाम जानदार सेल ही से बने हुए हैं। या तो सेल ही से बने हुए हैं या सेल से बनने वाली प्रोडक्ट से बने हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जी, बैप्टाइस्ट डी लैमार्क। लैमार्क 1809 में दावा करते हैं कि नो लाइफ विदाउट सेल्स, यानी कि सेल्स के बगैर कोई लाइफ मौजूद नहीं हो सकती। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है, जो जिंदा है, उसके पास सेल्स मौजूद होंगे, बेशक वो एक सेल हो, बेशक वो बहुत सारा सेल्स हों, यानी कि यूनिसेलुलरिटी भी हो सकती है और मल्टी सेलुलरिटी भी हो सकती है। डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है, ये बहुत अर्लिया हमने बात की अभी कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। तो ये रॉबर्ट हुक की एक आपको पिक्चर दिखाई जा रही है। लेवनहुक, शील्डन, शवान और रॉडल्फ विर्चो, इन तमाम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन से आपको सेल्स के बारे में पता चला। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट जो हमारे पास आते हैं, दैट इज बेसिकली रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ, रॉबर्ट ब्राउन ने हमें बताया कि न्यूक्लियस डिस्कवर कैसे होता है। उसके बाद हम बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउन की डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट आते हैं शील्डन एंड शवान। थियोडोर शवान एंड शील्डन, दीज वर को साइंटिस्ट, ये दोनों इकट्ठे काम करते थे
1838 में इन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसे हम सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। यानी कि इन्होंने अपने से पहले मौजूद तमाम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और अपनी रिसर्च को, अपनी स्टडीज को साथ मिला के एक मुकम्मल थ्योरी पेश की जिसको हम सेल थ्योरी का नाम देते हैं। सेल थ्योरी सेल की स्टडी में बहुत अहम ताल्लुक रखती है। तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम फैक्ट्स को इकट्ठा करके जो एक स्टेटमेंट दी जाती है, दैट इज नोन एज सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के मुताबिक दिस वाज अ सेल थ्योरी जो कि इन दो साइंटिस्ट ने पेश की। सेल थ्योरी के 3 पास्टुलेट्स हैं, 3 बेसिक बुनियादी नुक्ते हैं जो सेल थ्योरी बयान करती है। पहले पॉइंट में बयान किया रहता है ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जैसा कि हमने पहले भी बात की कि तमाम जिंदा चीजें सेल्स से बनी हुई हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि सेल्स के बगैर ना बनी हो और वो जिंदा हो। दूसरा पॉइंट कहता है द सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन द लिविंग थिंग, कि आपकी बॉडीज में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस को मेंटेन करने वाले चीजें बेसिकली सेल्स हैं। सेल्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साख्त देती हैं, बनाती हैं और उसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। थर्ड पॉइंट, तीसरा नुक्ता ये कहता है न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, कि जितने भी नए सेल्स बनते हैं एक बॉडी के अंदर, एक जिस्म के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, जितने भी नए सेल्स बन रहे हैं वो तमाम सेल्स कहाँ से बनते हैं? वो सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से बनते हैं। पहले के मौजूद सेल्स एक खास प्रोसेस के जरिए डिवाइड करते हैं जिसे आप माइटोसिस का नाम से जानते हैं। माइटोसिस के नाम से डिवाइड करने के बाद वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं कि न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये बेसिकली हमारे 3 पास्टुलेट्स हैं सेल थ्योरी के। सेल थ्योरी पेश करने के बाद और भी साइंटिस्ट काम करते हैं। रुडोल्फ विर्चो 1855 में क्या काम करते हैं? वो कहते हैं कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग लिविंग सेल्स। अगर देखा जाए तो ये हमारे सेल थ्योरी के आखिरी पास्टुलेट को ही आगे बढ़ा रहे हैं। इनके मुताबिक जो नए आने वाले सेल्स हैं वो पहले से मौजूद सेल्स की डिवीजन से बनते हैं। इस बात को वो अपने इस जुमले में बताते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि नए सेल हमेशा पहले से मौजूद सेल से ही बनते हैं। इनके बाद ऑगस्ट वाइसमैन ये साइंटिस्ट से 1880s में आते हैं और बताते हैं कि ऑल प्रेजेंटली लिविंग सेल्स have common origin because they have basic similarities and structure and molecules। इन साहब के मुताबिक तमाम लिविंग सेल्स एक कॉमन ओरिजिन रखते हैं, यानी कि आपके पास आज डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में सेल्स मौजूद हैं, लेकिन इनके मुताबिक ये तमाम सेल्स बेसिकली एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं। इनका माखज एक है। ये तमाम सेल्स बेसिकली पहले एक तरह के होते थे, लेकिन बाद में डाइवर्सिटी आने की वजह से डिफरेंशिएट हो गए डिफरेंट टाइप के अंदर। तो इनके मुताबिक तमाम सेल्स एक ओरिजिन रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी अंदर आपको बहुत सी सिमिलरिटीज नजर आती हैं, इनके स्ट्रक्चर में और इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको बहुत सी सेम चीजें नजर आती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि तमाम सेल्स बेसिकली एक सेल से ओरिजिनेट हुए हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखने जा रहे हैं अपने इस प्रोसेस को कि सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। वाई सेल इज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब हम इसको जरा डिटेल में देखेंगे। फंक्शंस लाइक इनटेक ऑफ फूड मटेरियल, सेल्स में बहुत से फंक्शन चल रहे हैं जिसमें से कुछ आपको बताए जा रहे हैं। इनटेक ऑफ फूड मटेरियल, किसी भी फूड पार्टिकल्स का सेल के अंदर जाना। एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल का बाहर निकाला जाना। मेटाबॉलिज्म, बहुत से रिएक्शन चल रहे हैं बॉडी में, उन्हें मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। रेस्पिरेशन, सेल के अंदर फूड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा के एनर्जी निकालने का अमल रेस्पिरेशन कराता है। एंड इरेडिबिलिटी, तो ये तमाम प्रोसेसेस जो कि हमारी सेल्स में चल रहे हैं ये सेलुलर लेवल पे हो रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि तमाम सेल्स अपनी अपनी जगह पे ये काम करते हैं, ये काम सर अंजाम देते हैं, तो हमारे पास पूरी बॉडी एक फंक्शनल फॉर्म में आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं वो बेसिकली सेल्स में हो रहे हैं। फिर हम एक बड़े इंपॉर्टेंट नुक्ते की बात करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। नाम ही से वाज़ह है, यानी कि काम काज की तकसीम। बॉडी में डिफरेंट सेल्स को डिफरेंट ड्यूटीज दी गई हैं, डिफरेंट काम काज लगाए गए हैं उनके लिए। हर सेल ने अपने फंक्शंस के मुताबिक, अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक परफॉर्म करना है। बॉडी में डिफरेंट तरह के सेल्स हैं। मसल्स की सेल्स की बात की जाए तो मसल्स के सेल का काम कॉन्ट्रैक्ट करना है। मसल्स के सेल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं
और कॉन्ट्रैक्ट करके आपकी बॉडी को मूव करने की सलाहियत देते हैं। इसी तरह से और भी बहुत से सेल्स हैं और वो सेल्स अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं और आपकी बॉडी को फंक्शनल रखते हैं। इस चीज को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि काम काज की तकसीम। कुदरत ने डिफरेंट सेल्स को डिफरेंट लेबर की डिवीजन दे रखी है और वो अपने उस लेबर के मुताबिक काम करते हैं। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जी, ईच सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जैसा कि अभी हमने बात की कि डिफरेंट तरह के सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, यानी कि मसल का सेल और फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, स्टमक के सेल और फंक्शन परफॉर्म करेंगे, स्किन के सेल और फंक्शन परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आप एक सेल के अंदर जाएं तो सेल के अंदर भी बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं और ये तमाम ऑर्गेनेलीज भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसा कि हमने बात की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये एक ही सेल के डिफरेंट पार्ट्स हैं और इन तमाम पार्ट्स का काम करने का अंदाज और काम भी मुख्तलिफ है। जैसा कि क्लीनिंग वेस्ट मटेरियल को साफ करना ये किसी ऑर्गेनेली का काम है, प्रोटीन की तैयारी ये किसी और एलिमेंट का काम है, एंड लिपिड सिंथेसिस, लिपिड्स को प्रिपेयर करना ये किसी और ऑर्गेनेली का काम है। तो इससे हमें ये सामने आता है कि डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और सेल्स के अंदर मौजूद डिफरेंट ऑर्गेनेलीज भी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और ये आपको एक डायग्राम दिखाई जा रही है। इस डायग्राम के मुताबिक एक सेल है और सेल के अंदर आप डिफरेंट ऑर्गेनेलीज देख सकते हैं। ये येलोइश कलर में, ब्लूइश कलर में एंड ग्रीनिश कलर में आपको डिफरेंट ऑर्गेनेलीज नजर आ रहे हैं। तो हमने देखा कि सेल सबसे छोटा यूनिट नहीं है, बल्कि सेल्स के अंदर भी एक पूरा जहान आबाद है। राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियस हैं, जो कि अपनी अपनी जगह पे अपने अपने काम को सर अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लिविंग सिस्टम्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज के बने हुए हैं, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो जब हम देखते हैं लिविंग बॉडीज किस चीज की बनी हुई है तो हमें नजर आता है कि लिविंग बॉडी छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स की बनी है जिसे हम सेल का नाम देते हैं। एग्जाम्पल हमने डिस्कस की कि बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक दीवार ईंटों से जुड़ के बनी है, ये छोटी छोटी ईंटें हैं जिन्हें मिला दिया जाए तो एक बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। इसी तरह से हमारी ये बहुत बड़ी बॉडी कैसे बनी हुई है, छोटे छोटे सेल्स छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स के मिलने से बनी हुई है। Basis on the unicellular organization, some organisms are made up of single cells। जैसा कि हमने पहले बात की, कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल के बने हुए हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, अमेबा एंड पैरामीशियम। ये तीनों ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि इनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल है, एक से ज्यादा सेल पे ये मुश्तमिल नहीं होती। जबकि इसके बरक्स कुछ ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर हैं। मल्टी सेलुलर से मुराद ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में बहुत से सेल्स मौजूद हों, उन्हें हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग, इंसान, जानवर, चरिंद परिंद और पौधे, ये तमाम आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडीज हमें बड़ी बड़ी नजर आती हैं और जिन्हें हम इजीली देख सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल पे मुश्तमिल है, जिनकी आपने बात की क्लेमाइडोमोनास, अमेबा एंड पैरामीशियम, इनको हम आम आंख से नहीं देखते चूंकि सेल बहुत छोटा है और इनकी बॉडी एक सेल पे मुश्तमिल है, तो इनको आम आंख से देखना या ऑब्जर्व करना मुश्किल है। Irrespective of unicellular or multicellular organism, the cell perform similar basic function for their सर्वाइवल। बेलाशुबा मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो इन सेल्स के काम करने का अंदाज बेसिकली डिफरेंट नहीं है। इनका काम करने का अंदाज बिल्कुल एक जैसा है, चाहे सेल्स यूनिसेलुलर हैं चाहे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हैं, काम करने का अंदाज तमाम सेल में एक सा ही रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे जी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सेल्स को अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं। नंबर 1 इज प्रोकैरियोट एंड नंबर 2 इज यूकैरियोट। प्रोकैरियोट को डिस्कस करें तो ये वर्ड दो लफ्जों से मिलकर बना है। प्रो मीन पहले, बिफोर, एंड कैरियो मीन न्यूक्लियस, यानी कि ये ऐसे सेल्स हैं जो न्यूक्लियस के ओरिजिनेट होने से पहले के सेल्स हैं, यानी कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर कोई न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोट्स के नाम से जानते हैं। अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। न्यूक्लियस किसी भी सेल के लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि न्यूक्लियस ही वो जगह है जहां पे तमाम डीएनए, क्रोमोसोम और तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। लेकिन अगर इन बैक्टीरियाज में न्यूक्लियस मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि इनके अंदर वो इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है।
वो इंफॉर्मेशन इन बैक्टीरियाज के अंदर भी मौजूद हैं, क्रोमोसोम्स की शक्ल में ही मौजूद हैं, लेकिन इन क्रोमोसोम्स को एक सेपरेट पोजीशंस नहीं दी जा सकती क्योंकि ये न्यूक्लियस एक स्पेशल मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं है। इसीलिए हम इन सेल्स को प्रोकैरियोट्स कहते हैं, क्योंकि इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है। तो हम सिंपल वर्ड्स में ये कहते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स के पास कोई ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। दैट्स वाई हम इन्हें नाम देते हैं प्रोकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट की एक एग्जाम्पल आपके सामने देखी जा रही है। प्रोकैरियोट्स आर बेसिकली सिंपल सेल्स होते हैं। ये आपको कंपैरिजन दिखाया जा रहा है एक प्रोकैरियोटिक सेल का और एक यूकैरियोटिक सेल का। अगर आप देखें, प्रोकैरियोटिक सेल साइज में छोटा है, सिंपल है और इसके अंदर आपको ज्यादा ऑर्गेनेलिज भी नजर नहीं आ रहे, जबकि दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल बहुत बड़ा नजर आ रहा है, उसमें बहुत से ऑर्गेनेलिज मौजूद है, वैरायटी मौजूद है और उसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं यूकैरियोट्स की तरफ। यूकैरियोट्स, यू मीन ट्रू मीन जेन्युइन। ये यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। और इसे हम ट्रू न्यूक्लियस क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये ऐसा न्यूक्लियस है जिसके इर्द गिर्द एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है। ऐसे न्यूक्लियस को हम प्रॉपर या ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। तो ऐसे सेल्स जिसके अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस मौजूद हो, उन सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है जो कि डीएनए को कैप्चर करती है। प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड फंजाई, एनिमल्स, ये तमाम ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं यूकैरियोट्स के। तो अगेन एक दफा हम कंपैरिजन की तरफ आएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपलर सेल है, साइज भी छोटा है, 0.1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल का साइज भी कंपैरेटिवली बड़ा है, 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। कुछ बेसिक ऑर्गेनेलिज दोनों सेल्स में मौजूद हैं, डीएनए दोनों में मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में मौजूद है, साइटोप्लाज्म दोनों में मौजूद है और राइबोसोम भी मौजूद है। तो ये बेसिक सेल की मशीनरी दोनों में पाई जाती है, लेकिन इसके बरअक्स यूकैरियोटिक सेल ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इनके अंदर ऑर्गेनेलिज की तादाद ज्यादा मौजूद है। इसी तरह से अगर यूकैरियोटिक सेल्स को देखा जाए तो हमें यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी वैरायटी मिलती है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स हैं। मेजर टाइप्स एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के फॉर्म में आपके पास आती हैं। इसी तरह से अगर हम सेल के अंदर देखें तो हमें इसके अंदर भी डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट ब्रांचेस नजर आती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की ही बहुत सी टाइप्स हैं, जिनमें से एनिमल सेल और प्लांट सेल पाए जाते हैं। एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ फर्क पाए जाते हैं, जिसकी बुनियाद पे हम इन्हें सेपरेट कह देते हैं। अगर आप देखें तो एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट्स के सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन इनर लेयर है और इसके बाहर एक और बेरोनी लेयर मौजूद है जिसे हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ये सेल वॉल एनिमल के सेल के अंदर नहीं पाई जाती, यानी कि हम कह सकते हैं कि एनिमल्स के सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। प्लांट सेल हैव सेलुलोज। एनिमल्स के सेल के अंदर सबसे बेरोनी लेयर या तह सेल मेम्ब्रेन की है, जबकि प्लांट्स के अंदर बेरोनी लेयर सेल वॉल की है। इसके अलावा अगर आप डिफरेंस देखें तो एनिमल सेल का न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है और बॉडी के सेल के सेंटर में पाया जाता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रल पोजीशंस वैक्यूल्स ने गेन की हुई है। वैक्यूल्स बेसिकली वाटर को और दूसरी चीजों को स्टोर करने के ऑर्गेनेलिस हैं, इसके अंदर वाटर स्टोर हो रहता है और इन वैक्यूल्स की वजह से, इन बड़े बड़े वैक्यूल्स की वजह से प्लांट्स के सेल का सेंट्रल पोर्शन न्यूक्लियस के पास नहीं है, बल्कि ये पोर्शन वैक्यूल्स ने रखा हुआ है और न्यूक्लियस एक साइड पे पुश कर दिया गया है। एनिमल्स के सेल में भी न्यूक्लियस या वैक्यूल्स मौजूद हैं, लेकिन ये वैक्यूल्स स्मॉल साइज के होते हैं और साइडों पे ही पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो प्लांट्स के सेल्स के अंदर वैक्यूल्स पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल्स के सेल्स के अंदर कोई प्रॉपर वैक्यूल्स नहीं पाए जाते। बाकी तमाम ऑर्गेनेलिज, न्यूक्लियस, साइटोसोल, साइटोस्केलेटन, ये तकरीबन कमोबेश दोनों सेल्स के अंदर एक ही तरह से पाए जाते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल की, कि सेल बेसिकली कैसा स्ट्रक्चर रखता है, सेल बना किस चीज से हुआ है। तो हमें पता चलता है कि सेल कुछ बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सेल के सेंटर में पाया जाता है, और न्यूक्लियस ही वो जगह है जहां से आपके सेल की तमाम इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो न्यूक्लियस, साइटोसोल, ऑर्गेनेलीज एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तमाम चीजें मिलकर आपके एक सेल का स्ट्रक्चर बनाती हैं। न्यूक्लियस आपकी सेल की तमाम इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, आपके सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करवाता है। साइटोसोल बेसिकली सेल्स के अंदर पाया जाने वाला एक फ्लूइड है, एक लिक्विड मीडियम है, जिसके अंदर आपके तमाम ऑर्गेनेलीज और बताते खुद न्यूक्लियस भी तैर रहा होता है। इसके अलावा ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेटस और इस तरह के बहुत से ऑर्गेनेलीज हैं। इन दोनों को कंबाइनली हम साइटोप्लाज्म का नाम भी देते हैं, यानी कि लिक्विड के अंदर अगर आप ऑर्गेनेलीज शामिल कर दें तो इसको हम साइटोप्लाज्म कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो कि आपके सेल को कवर करती है। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि इसके क्या फंक्शंस हैं। तो ये बेसिकली 4 कंपोनेंट्स आपके सेल के मेजर कंपोनेंट्स हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई भी सेल, चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे वो एनिमल सेल है, चाहे वो कोई भी सेल है, तो वो इन 3 चीजों के बगैर अपनी सर्वाइवल नहीं रखता।